नमस्कार, स्वागत है आपका हिस्ट्री शीटर में। आज हम आपको बताने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली। कौन है अनमोल बिश्नोई, कहां से आया, कैसे बना एक नाम जो पुलिस और अपराध जगत में एक डरावना चेहरा बन गया। हम दिखाएंगे उसकी क्राइम की दुनिया, उसके कारनामे, उसके गठजोड़ और उन घटनाओं की कहानी जो उसके नाम को खौफनाक बनाती है। तो चलिए देखिए हमारे साथ हिस्ट्री शीटर, क्योंकि आज हम एक एक करके खोलने वाले हैं अनमोल बिश्नोई की क्राइम कुंडली। अनमोल बिश्नोई पर कानून का शिकंजा कस चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका नेटवर्क आज भी चर्चा में है। कनाडा से अमेरिका तक फैले इस गिरोह के तार इतने जटिल थे कि पुलिस भी लंबे समय तक उनके नक्शे को समझने में लगी रही। हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे अनमोल बिश्नोई अपने गैंग को चला रहा था, कौन थे उसके सहयोगी और किन तरीकों से उसने अंतर्राष्ट्रीय अपराध की दुनिया में अपनी पकड़ बनाई। आज हम खोलेंगे उसकी अपराध की कुंडली जो अब पुलिस की पकड़ में है और देश भर में अब खुलासे का इंतजार किया जा रहा है। I got the cash in the bag, stadium flat. Born a rock star in this life, gone live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get the call. This life, I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you better. कहते हैं अपराध की दुनिया में कोई हमेशा फरार नहीं रह सकता। गुनाह चाहे कितना भी बड़ा हो, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह एक दिन दस्तक देती है और ये दस्तक पड़ी अनमोल बिश्नोई के कंधे पर। वही अनमोल जो अपने बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई की परछाई बनकर क्राइम वर्ल्ड में उतरा और धीरे धीरे एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर साम्राज्य का ऑपरेटर बन गया। आज हम खोल रहे हैं सारा किस्सा, कैसे वो गिरफ्त में आया, किन किन चेहरों को उसने मौत या दहशत से निशाना बनाया और लॉरेंस का वो पूरा नेटवर्क जो अपराध की रगों में जहर की तरह फैल चुका था। नोमैड की तरह भागता फिर रहा अनमोल, कभी नेपाल की सरहद, कभी दुबई की गर्म रेत, कभी केन्या की सड़कों पर और आखिरकार अमेरिका की गलियों में खोया हुआ। भारत की एजेंसियां उसके हर सांस को ट्रैक कर रही थी। पासपोर्ट बदलो, नाम बदलो, लोकेशन बदलो, लेकिन टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस की नजरों से बच पाना आसान नहीं। अमेरिका में उसका फर्जी दस्तावेज पकड़ा गया। उसकी मूवमेंट, संपर्क, फोन रिकॉर्ड्स पर महीनों तक खुफिया एजेंसियों की छाया पड़ी रही। और फिर एक सुबह अमेरिकी अधिकारियों ने क्लियर सिग्नल दिया
टारगेट आइडेंटिफाइड, डिपोर्टेशन अप्रूव्ड। जैसे ही उसका विमान भारत में उतरा, इमिग्रेशन गेट पर खड़े थे एनआईए के कमांडो। चेहरे मुखौटों से ढके, हाथों में फाइल नहीं, पकड़ में हथकड़ी की चमक। अनमोल का पैर जमीन पर पड़ा ही था कि एक आवाज आई, अनमोल बिश्नोई एनआईए कस्टडी। उस पल उसकी फरारी खत और भारत की सबसे बड़ी गैंगस्टर इन्वेस्टिगेशन का ट्रेलर शुरू। देखिए, अनमोल बिश्नोई बेसिकली फाजिल्का के रहने वाले थे। बाद में ये माइग्रेट करके हरियाणा में आ गए थे। और इसका भाई लॉरेंस बिश्नोई अपने पीक पर था, तो वो नहीं चाहता था कि मेरा भाई भी अपराध की दुनिया में कदम रखे, क्योंकि इसके अंदर जेल, गोली, बंदूक, तमाम यही चीज़ें चलती हैं। परंतु धीरे धीरे इसका जो झुकाव था अपराध की तरफ हो गया। और जब ये राजस्थान में अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होने के बाद में तमाम प्रक्रियाओं के बाद जब इसकी बेल हुई, तो इसको लगा कि मैं अपराध की दुनिया में पूरी तरह उतर जाऊं। और इसने ठान लिया और इसने एक नकली पासपोर्ट भानु प्रताप के नाम से फरीदाबाद से प्रिक्योर किया, पैसा खर्च किया। और प्रिक्योर करने के बाद में ये तमाम एजेंसीज की आंख में धूल झोंक कर दुबई भाग गया। और फिर वहाँ से भागकर ये अमेरिका चला गया। तमाम नकली डॉक्यूमेंट्स, फोर्स डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इंडिया से भागा। और इसी तरह फिर वो अमेरिका के अंदर फोर्स डॉक्यूमेंट्स पर रह रहा था। और किसी ने उसकी मुखबरी की, क्योंकि इसके जो दूसरे जो रोहित गुदारा थे और जो बराड़ गैंग था, दोनों की आपस में रंजिश हो गई थी। अनमोल वो लड़का नहीं था जो कॉलेज की लड़ाइयों से गैंगस्टर बना। वो पैदा ही क्राइम के माहौल में हुआ। बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई भारत के सबसे खतरनाक गैंगस्टरों में से एक। ओबराय होटल की मारपीट से लेकर बड़े नेताओं की हत्या की धमकियों तक उसकी कहानियां पहले ही खून से लिखी जा चुकी थी। अनमोल ने वही रास्ता चुना। जेल में बंद भाई की आंखें और कान बन गया। उसके फोन से लेकर उसके हैंडलर तक सब अनमोल के हाथ से होकर गुजरते थे। कम उम्र पर दिमाग अपराध का पुराना, सोशल मीडिया पर धमकियां देना, शूटर्स की टीम बनाना, विदेश से ऑपरेशन मॉनिटर करना। अनमोल को असल पहचान 2022 के बाद मिली और तभी से वो एजेंसियों की हिट लिस्ट में चढ़ गया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड तो आपको याद होगा। जी हाँ, वही हत्याकांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि इस हत्याकांड का पूरा ब्लूप्रिंट लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने मिलकर तैयार किया था, लेकिन उसे एग्जीक्यूट किया विदेश में छिपे अनमोल बिश्नोई ने। कौन सी गाड़ी, कौन से शूटर, किस वक्त सिद्धू मूसेवाला को टारगेट करेंगे, इसका पूरी प्लानिंग अनमोल बिश्नोई की ही थी। अनमोल के टारगेट की लिस्ट छोटी नहीं, दहशत से भरी, लंबी और खतरनाक। पंजाब के सुपरस्टार सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, जिसने पूरे देश को हिला दिया। गोल्डी बराड़ और लॉरेंस गैंग ने पूरा ब्लूप्रिंट बनाया था और इस ब्लूप्रिंट का कोऑर्डिनेशन विदेश में बैठा अनमोल करता था। किसे हथियार देना है, किसे गाड़ी, किसे लोकेशन, कॉल करके शूटरों को निर्देश देना। शूटर्स की हर मूवमेंट उसके पास जा रही थी। ये उसका पहला बड़ा सिग्नेचर ऑपरेशन माना गया। सिद्धू मूसेवाला था, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला बहुत पैसा
और नाम कमा चुका था। और कनाडा में उसके जो म्यूज़िक शोज़ होते थे, करोड़ों रुपए में, अरबों रुपए में उसमें कमाई होती थी। तो उनको लगा कि ये अच्छा साधन है, इससे पैसा एक्सटॉर्ट किया जा सकता है। तो सिद्धू मूसेवाले को इन्होंने काफ़ी पैसा उनसे लिया भी सीक्रेट तौर पर। कनाडा के अंदर पेमेंट हुई और दूसरे कंट्रीज में, दुबई में पेमेंट हुई। परंतु अल्टीमेटली जब उसने पैसा देने से मना कर दिया तो इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मूसेवाले को किसी ऐसे टाइम पर एलिमिनेट किया जाएगा जब बिल्कुल सुरक्षित हो के इसको निपटाया जा सकता है। और तमाम एक षड्यंत्र रचा गया कि जब सिद्धू मूसेवाले की सिक्योरिटी बिल्कुल कम हो उस टाइम पर उसको टारगेट किया जाए और उसमें वो कामयाब रहे। एक दिन सिद्धू मूसेवाला अपनी गाड़ी के अंदर निकला, उस टाइम अपने सिक्योरिटी वालों को गलती से छोड़ गया या मजबूरी में छोड़ गया या उसको कहीं प्राइवेटली किसी काम से जाना था, तो उनको ये सबसे मुफीद समय मिला और उन्होंने सिद्धू वाले को घेर कर और उसको गोलियों की बौछार करके उसको निपटा दिया। उस पर सलमान खान पर हमला करने की साजिश का आरोप भी है। बॉलीवुड का बड़ा नाम, इंडस्ट्री की धड़कन सलमान खान, उनके घर के बाहर चली गोलियां सिर्फ चेतावनी नहीं थी, वो लॉरेंस गैंग की उस सोच का हिस्सा थी जिसमें पैसा, पॉलिटिक्स और पावर सब जुड़ा था। सूत्रों के मुताबिक धमकी संदेशों, वॉइस रिकॉर्डिंग और फोन लोकेशन में अनमोल का हाथ साफ दिखा था। वो कोऑर्डिनेटर था। प्लान कहां टूटे, कहां चले, सब कुछ छाया से निर्देशित करता था। महाराष्ट्र राजनीति का बड़ा चेहरा बाबा सिद्दीकी, उन पर हमले की तैयारियों में भी अनमोल का दिमाग लगा पाया गया। राजनीति और अपराध के बीच खतरनाक गठजोड़ को मजबूत करने की साजिश, जहां हमला सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों पर किया जाता है। बिजनेसमैन, रियल एस्टेट और वसूली टारगेट। अनमोल को क्राइम की दुनिया में असली कमाई मिलती थी। एक्सटॉर्शन से दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, मुंबई तक। रियल एस्टेट डीलर, शराब कारोबारी, बड़े व्यापारी जो पैसे नहीं देते, उनके घर के बाहर फायरिंग या उनके मोबाइल पर आती थी एक लाइन, लॉरेंस भाई से बात हो चुकी है, पैसे नहीं दिए तो अंजाम जानते हो। ये धमकी अनमोल के डिजिटल ऑफिस से निकलती थी। शूटर उसका काम करते थे पर दिमाग उसका चलता था। अमेरिका से डिपोर्ट कर अनमोल बिश्नोई को भारत लाया गया और जैसे ही अनमोल बिश्नोई ने आईजीआई एयरपोर्ट पर भारत की सरजमी पर पैर रखा, तभी पहले से ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के दरवाजे पर मौजूद एनआईए की टीम ने अनमोल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। चेहरे ढके कमांडो, साइलेंट सिग्नल और सिर्फ 3 शब्द, अनमोल बिश्नोई एनआईए की कस्टडी में। वो गैंगस्टर जिसने विदेश में बैठकर भारत में अपराध का साम्राज्य चलाया, वो अब कानून की गिरफ्त में है। और अब शुरू होती है सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें अनमोल बिश्नोई से उसके सभी इंटरनेशनल लिंक, बड़े ऑपरेशन और तमाम गुर्गों के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। लॉरेंस बिश्नोई कोई स्थानीय गुंडों का झुंड नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट है। 3 चीजों पर चलता है, पैसा, हथियार, लॉयल्टी। विदेश में अपनी पैठ बना चुका था। दुबई, कनाडा, अमेरिका यहाँ बैठे ऑपरेट कर रहा था। गोल्डी बराड़, सचिन थापन, विक्रम बराड़, काला जठेरी, सब अपने अपने हिस्से का नेटवर्क चलाते हैं। कॉल विदेशी नंबरों से आती है। वीपीएन, क्लाउड कॉन्फ्रेंसिंग, डार्क वेब चैट, सारा तंत्र अनमोल जैसे लोगों के पास होता। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, हर राज्य में एक एक मॉड्यूल। इन मॉड्यूल का नाम शूटर उपलब्ध कराना, हथियार छुपाना, भागने का रास्ता देना, जमीन पर इंटेलिजेंस जुटाना, पैसा इकट्ठा करना। ये लोग गैंग के पैर हैं। हिमालय से लेकर मुंबई की गलियों तक लॉरेंस गैंग का जाल बिछा हुआ था। अनमोल बहुत शातिर दिमाग का है। उसने सोशल मीडिया को आतंक का नया हथियार बनाया।
अनमोल के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहां से धमकियां दी जाती थी, एक पोस्ट और पूरा देश जान जाता था कि गैंग सक्रिय है। क्राइम का नया मॉडल यानी डिजिटल दहशत। गैंग का असली जोर उनके हथियारों का नेटवर्क था। नेपाल और पाकिस्तान बॉर्डर से आने वाली पाइप गन, राजस्थान की सीमाओं से आने वाली AK सीरीज और पंजाब में मिलने वाली देसी पिस्तौलें, ये सब एक चेन में चलता था और अनमोल इसका बैंक एंड ब्रेन था। देखिए, ये एक कॉन्स्पिरेटर हैं। कॉन्स्पिरेटर का काम है षड्यंत्र रचना और अपने आप को दूर रखना और अपने गुर्गों से इस तरह के काम कराना। परंतु कानून भी उतना ही तेज है। कानून में इन तरह के लीगल प्रोविजंस भी हैं और जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो तमाम सूत्रों को पिरोया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बांधा जाता है कि जिससे कि क्रिमिनल बच के ना निकले। जिस तरह से मैंने ऑडियो टेप्स की बात बताई, अब उसके जो वॉइस सैंपल है उसको मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर जो साइंटिस्ट है वो कहेगा कि हाँ, ये अनमोल बिश्नोई की ही आवाज़ थी जो अपनी आवाज़ के अंदर धमकी दे रहा था, एक्सटॉर्शन करने की धमकी दे रहा था। तो तमाम सबूत इनके खिलाफ मौजूद हैं, क्योंकि इससे जो कनेक्टेड जो एविडेंसेज हैं, चाहे इनके जो पुराने जो गैंगस्टर जो जेलों के अंदर हैं, उनके भी बयान अभी फाइल के ऊपर मौजूद हैं। पुलिस का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम है कि उनको कनेक्ट करना और ट्रायल के टाइम पर अदालत के अंदर पेश करना, जिससे कि इनको सजा दिलाई जा सके। अनमोल की गिरफ्तारी का मतलब क्या है? अनमोल की गिरफ्तारी सिर्फ एक शातिर गैंगस्टर को पकड़ना नहीं, ये उन सैकड़ों धागों को पकड़ना है जिन्हें जोड़कर लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य खड़ा हुआ है। अब NIA उसकी गिरफ्तारी को कुंजी मानकर पूरे नेटवर्क की संरचना खोलना चाहती है। कौन कहां बैठा है, किसे कितनी फंडिंग मिलती है, शूटरों के नाम, उनके ठिकाने, हथियारों का रूट, विदेशी लिंक, राजनीतिक संपर्क। अनमोल बोलेगा तो कई गिरफ्त में आएंगे, चुप रहेगा तो एजेंसियां उसके डेटा से कई दरवाजे खोलेंगी। ये गिरफ्तारी लॉरेंस साम्राज्य के खिलाफ सबसे बड़ा प्रहार है। लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद होने के बाद भी अनमोल बिश्नोई ही था जिसने लॉरेंस गैंग की डोर संभाली। लॉरेंस को अनमोल पर इतना भरोसा था कि उसने पूरे गिरोह की जिम्मेदारी यकीनन उसके हाथों में सौंपी। लेकिन अब अनमोल भी कैद में है और सवाल उठता है कि इस गैंग की कमान अब किसके पास जाएगी? कौन होगा लॉरेंस गैंग का अगला सरगना? कौन संभालेगा यह खतरनाक नेटवर्क जो कनाडा से अमेरिका तक ऑपरेट करता है? हम आपको बताएंगे लॉरेंस की चालाकियां, गैंग की रणनीति और वो हर कदम जिससे इस अपराध की दुनिया को लॉरेंस ने हिला कर रख दिया। जराइम की दुनिया में कुछ नाम खौफ नहीं फैलाते, दहशत बन जाते हैं। कई गैंग आते हैं, कई गैंग जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे इतिहास में अपने लिए एक अलग पन्ना लिख देते हैं। आज बात उसी नाम की लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो जेल की दीवारों में कैद होकर भी भारत के क्राइम मैप पर अपना साया बनाए रखता है। उसकी क्राइम कुंडली सिर्फ एक फाइल नहीं, एक ऐसा काला ग्रंथ है जिसमें दर्ज है गैंगवार, एक्सटॉर्शन, धमकियां, दुश्मनी और फायरिंग की कहानियां। आज हम खोल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की पूरी क्राइम कुंडली। कैसे बना गैंगस्टर, कैसे फैला उसका नेटवर्क और कैसे एक कॉलेज के लड़के ने क्राइम की दुनिया में अपना सिंहासन रेखा खींच दी। लॉरेंस बिश्नोई पंजाब, हरियाणा की वो जमीन
जहां कुश्ती, राजनीति और रंजिश अक्सर एक ही बर्तन में पकती है। कहते हैं कॉलेज के दिनों में झगड़े, टकराव और समूहों की टसल उसके कदमों को अपराध की तरफ धकेलने लगी। हॉस्टल की लड़ाइयाँ और फिर पहली बार हथियार का स्पर्श, यही से उसकी कहानियों ने मोड़ लिया। धीरे धीरे उसके ऊपर हत्या की कोशिश, फायरिंग, वसूली, हमला और गैंग बनाकर चलने जैसे आरोप जुड़े और फिर उसके नाम के आगे लग गया गैंगस्टर। सबसे बड़ा सवाल कि अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद क्या पूरा गैंग टूट जाएगा? क्योंकि कागजों में लॉरेंस बिश्नोई जेल में है और रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ अलग, लेकिन नेटवर्क अभी भी कई राज्यों में सक्रिय है क्योंकि गैंग की जड़ें बहुत गहरी हैं। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि विदेश में बैठा मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर तोड़ सकता है। लेकिन अब नजर सिर्फ इस बात पे है कि क्या पूरा गैंग बिखर जाएगा या फिर कोई नया वारिस सामने आएगा। हर गैंगस्टर की ताकत उसके लोग होते हैं। लॉरेंस ने अपने आसपास वही लोग चुने जो किसी काम से नहीं डरते और किसी से आदेश नहीं, सिर्फ मौका देखते हैं। लॉरेंस ने बनाया बिश्नोई ग्रुप, जो बाद में भारत के सबसे संगठित क्रिमिनल मॉड्यूल्स में गिना जाने लगा। इसके 3 स्तंभ थे: पैसा, हथियार और वफादारी। लॉरेंस इन तीनों पर पकड़ बनाए रखना जानता था। वो टीम को जोड़ता नहीं था, सीधे कंट्रोल करता था। उसके गैंग में शामिल होने का मतलब था आप सिर्फ आदमी नहीं, संपत्ति बन जाते थे। जेल बहुतों के लिए सजा, लेकिन लॉरेंस के लिए ऑफिस। उधर बाहर पुलिस भाग दौड़ में लगी थी, इधर जेल की दीवारों के भीतर लॉरेंस अपना पूरा गैंग साध रहा था। जेल में मोबाइल फोन, जेल में नेटवर्क, जेल में आदेश। कहते हैं वो जिस बैरक में रहता वहाँ से कई कुख्यात केसों की डोर खींची। लॉरेंस का हर आदेश एक कोड वर्ड में बाहर निकलता। बाहर मौजूद हैंडलर उसे डिकोड करते और ऑपरेशन पूरा हो जाता। उसकी कुंडली का ये हिस्सा सबसे खतरनाक, जेल में बंद होकर भी कमांड जारी रहती थी। क्राइम कुंडली के बड़े अध्याय, रंजिशें, वार और टकराव। लॉरेंस बिश्नोई पर कई बड़े मामलों का आरोप लगा। वसूली से लेकर फायरिंग, गैंगवार से लेकर पॉलिटिकल टकराव तक। उसके गैंग की पॉलिसी थी, दुश्मन को चेतावनी दो, ना झुके तो हटाओ। लॉरेंस के क्राइम कुंडली में जिन चीजों का जिक्र ज्यादा मिलता है वो है एक्सटॉर्शन यानी वसूली मॉड्यूल, दिल्ली एनसीआर, पंजाब हरियाणा में रियल एस्टेट कारोबारी, शराब व्यापारी, ट्रांसपोर्टर। कई लोग ऐसे थे जिन्हें धमकियां मिलती थी, अक्सर गोली चलाकर संदेश भेजा जाता। दूसरा गैंगवार, काला जठेरी, बम्बिहा ग्रुप और कई क्रिमिनल सिंडिकेट्स से उसकी टकराव की रेखा खींचती गई। इन टकराव ने उत्तर भारत की गलियों में गैंगस्टर युद्ध का माहौल बना दिया। हाई प्रोफाइल धमकियां, सलमान खान से लेकर कई हस्तियों तक उसका नाम खबरों में आने लगा। ये मामले चाहे कानूनी रूप से साबित हुए हों या जांच जारी हो, लेकिन उसका नाम दहशत के प्रतीक की तरह उभरता गया। नंबर 4, कनाडा यूरेशिया तक नेटवर्क। विदेशों में बैठे अपराधियों से संपर्क, मनी रूट, हथियार सप्लाई और अंतर्राष्ट्रीय हैंडलर, ये गैंग को और व्यापक बनाता गया। देखिए, गैंग बिल्कुल एकदम समाप्ति की स्टेज पर है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जब से जेल के अंदर से इंटरव्यू दिया है, अब तमाम जो गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं वो नहीं चाहते कि लॉरेंस बिश्नोई किसी भी तरह से कोई इंटरव्यू दे या वहाँ से ऑपरेट करे। अब उसके ऊपर इतनी टाइट निगाह रखी जा सकती है, ना वो कोई मोबाइल यूज़ कर सकता है, ना किसी से सीक्रेटली बात कर सकता है। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग एक संगठित मशीन की तरह चलता था। यह मशीन 5 हिस्सों में बटी थी। पहला, टॉप लेवल कमांड, लॉरेंस निर्णय लेने वाला। उसके बाद विदेश में ऑपरेट करने वाले साथी, कमांड को आगे बढ़ाने वाले। दूसरा, रीजनल मॉड्यूल, हर राज्य में एक हैंडलर, पैसा, हथियार, जानकारी और शूटर, सब इनकी अगुवाई में चलता था। तीसरा, स्लीपर सेल, बाइक राइडर, ट्रैकिंग टीम, ड्राइवर, हथियार छुपाने वाले,
ये सीधे बड़े चेहरों से नहीं, मिड लेवल मॉड्यूल से जुड़े होते थे। चौथा, डिजिटल कमांड, वीपीएन, क्लाउड कॉल, फर्जी आईडी, टेम्परेरी सिम तकनीक गैंग का गुप्त हथियार थी। पांचवा, फाइनेंस विंग, हवाला, क्रिप्टो, नकद वसूली की रकम गैंग की नाड़ी थी। इसे प्रोफेशनल की तरह से चलाया जाता था। जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई का आदेश, विदेश में बैठा अनमोल बिश्नोई और जमीनी स्तर पर काम करने वाले शूटर्स, यानी 3 लेयर्स का ये पूरा नेटवर्क जो हत्या, वसूली, धमकी और राजनीतिक पार्टियों के बड़े चेहरों को टारगेट करने से भी नहीं चूकता था। वीपीएन्स, क्लाउड सिस्टम और डिजिटल धमकियों ने इस गैंग को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया था। अमेरिका, दुबई, नेपाल से लेकर पंजाब और दिल्ली से लेकर राजस्थान तक फैले इस गैंग का मॉड्यूल। लेकिन अब वो शख्स एनआईए की गिरफ्त में है जो इस पूरे नेटवर्क को जोड़ने वाली अकेली एक कड़ी था। लॉरेंस की बड़ी रणनीति खुद दिखे बिना सत्ता चलाना। उसकी क्राइम कुंडली का असल रहस्य यही है। लॉरेंस कभी सामने नहीं आता, वो खुद गोली नहीं चलाता, खुद शहरों में नहीं घूमता, वो खुद जमीन नहीं हिलाता। वो सिर्फ एक कॉल करता या एक कोड भेजता और काम हो जाता। वो अपराध की दुनिया का इनविजिबल डायरेक्टर बन चुका था। वो खुद को पर्दे के पीछे बैठकर कई मॉड्यूल्स को एक साथ चलाता था। लॉरेंस की क्राइम कुंडली का सबसे काला अध्याय है दहशत की छाया। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर जो दहशत बनती गई, वो सिर्फ अपराधों की देन नहीं थी, बल्कि उसकी मनोवैज्ञानिक रणनीति थी। गैंग में उसके नाम की एक मिथ बन चुकी थी, एक ऐसा मिथ जो उसकी ताकत को असल से ज्यादा बड़ा बनाता। उसके विरोधी उसे देखते नहीं, बल्कि उसका नाम सुनते ही अपनी सुरक्षा दोगुनी कर देते थे। ये उसका सबसे बड़ा हथियार था, दहशत। ये एक कॉन्स्पिरेटर हैं। कॉन्स्पिरेटर का काम है षड्यंत्र रचना और अपने आप को दूर रखना और अपने गुर्गों से इस तरह के काम कराना। परंतु कानून भी उतना ही तेज है। कानून में इन तरह के लीगल प्रोविजंस भी हैं और जब इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं तो तमाम सूत्रों को पिरोया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, बांधा जाता है कि जिससे कि क्रिमिनल बच के ना निकले। क्या लॉरेंस का साम्राज्य खत्म हो जाएगा? सवाल बड़ा है। क्या लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क टूटेगा? कागजों में वो जेल में है, लेकिन गैंग की धार अब भी कई राज्यों में महसूस की जाती है। उस पर कई आरोप, कई मुकदमे, कई जांचें, लेकिन उसका नाम अब भी क्राइम की चर्चाओं में सबसे ऊपर रहता है। उसकी वजह है उसका बनाया नेटवर्क, उसकी गहरी जड़ें। लॉरेंस बिश्नोई, एक नाम जिसने अपराध की दुनिया में अपनी पहचान सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि रणनीति, साजिश और नेटवर्क से बनाई। उसकी क्राइम कुंडली आज भी जांच एजेंसियों की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ऐसी कुंडली जिसका हर पन्ना अपराध की दुनिया में फैले उस काले सच्चाई का बयान है, जिसे तोड़ना आसान नहीं। जेल में बैठा है, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो हिस्ट्री शीटर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज हमने खोली एक और काली किताब, एक और अपराधी की गाथा और उसकी परतें, जहां कानून का साया हल्का पड़ जाता है और अंधेरे का साम्राज्य बढ़ने लगता है। लेकिन याद रखिए, हर अपराध की कहानी एक सबक छोड़ जाती है। सबक यह कि कानून की पकड़ भले ही देर से आए, पर आती जरूर है। हम फिर लौटेंगे एक और हिस्ट्री शीटर की दास्तान के साथ, किसी और अपराध की परतें उधेड़ने, किसी और सच्चाई को उजाले में लाने के लिए। तब तक आप रहिए सावधान और सुरक्षित और देखते रहिए इंडिया डेली।